रीबर्थ ऑफ माई आर्टिस्ट लवर एपिसोड 9 जयपुर, राजस्थान। रात का वक्त, अब तक सभी लोग पैलेस वापस आ चुके थे। दीक्षित हॉल में सर झुकाए खड़ा था, वही नूर और अगद उसके सामने खड़े थे। नूर उसे बुरी तरह घूर रही थी और अगद लाचारी से दीक्षित को देख रहा था क्योंकि उसे पता था कि नूर बहुत गुस्से में थी। अचानक से नूर गुस्से में चिल्लाकर बोली, ये क्या हरकत की तुमने? भूल गए हो कि तुम कौन हो? दीक्षित एकदम से बोला, वो मुझे पता है मैं कौन हूँ, लेकिन कोई नहीं गया था और जैसे मैंने सुना मैं तुरंत निकल गया क्योंकि मुझे आइडिया लग चुका था कि वेरोनिका वो किताब हासिल करने की कोशिश करेगी। नूर कुछ बोलती कि तभी अगद बोला, नूर जाने दो ना यार वो। नूर बीच में बोली, जाने दो, मजाक लग रहा है। अगर ध्रुव सही वक्त पर नहीं पहुंचता वो वेरोनिका मेरे बेटे को मुझसे छीन लेती। क्या कर लेते तुम? और ये क्या कर लेती मैं? कोई कुछ नहीं कर पाता। तभी झील नूर का हाथ पकड़कर बोली, शांत नूरी, बिल्कुल शांत, ठीक है। नूर ने एक बार झील को देखा और धीरे से बोली, दी। वो इससे आगे नूर कुछ बोल पाती कि तभी दीक्षित ने आगे बढ़कर नूर को अपने सीने से लगा लिया। उसके ऐसा करते ही नूर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो सच में दीक्षित के लिए बहुत ज्यादा डर चुकी थी। झील अगद को देखकर बोली, इसे संभाल लेना, थोड़ी ज्यादा डरी हुई है। अगद कुछ पल रुक कर बोला, मुझसे ज्यादा इसे दीक्षित संभाल लेगा और वो किताब। इतना बोलते ही उसकी नजरें कॉफी टेबल पर रखी हुई उस किताब की तरफ चली गई। प्रियांशी अभिनव के साथ खड़ी थी और वो ये सारा सीन देख रही थी। अभिनव अचानक से सबको देखकर बोले, अगर मुझे बोल देते तो ये किताब मैं ले आता। ध्रुव अभिनव को देखकर बोला, कैसे लेकर आते? छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? क्या आपको नहीं पता था मिस्टर शर्मा की वेरोनिका कितनी खतरनाक है? अभिनव सार्कास्टिकली बोले, इंसान हूं मैं, तुम्हारी तरह शैतान तो नहीं हूं। ध्रुव कुछ बोलता उससे पहले प्रियांशी बोली, बस पापा। ध्रुव, आप दोनों लड़ना शुरू नहीं करोगे? पापा, आई थिंक आपको आज रात यहीं पर रुक जाना चाहिए। मुझे विश्वास नहीं है अगर आप घर गए तो वो वेरोनिका अगर एक बार घर आ सकती है तो दोबारा भी आ सकती है। मैं कोई खतरा नहीं ले सकती। अभिनव कुछ पल रुक कर बोले, सिर्फ तुम्हारे लिए रुकूंगा। थोड़ी देर बाद अगद अभिनव को गेस्ट रूम में छोड़कर वहां से चला गया। सभी लोग अब अपने अपने कमरे में आ चुके थे। प्रियांशी जैसी बेड पर बैठी उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी। प्रियांशी आंखें बंद किए हुए कुछ सोच रही थी कि तभी उसे अपने सामने कुछ फील हुआ। उसने झट से अपनी आंखें खोली और ध्रुव को देखा जो घुटनों के बल उसके सामने बैठा था। प्रियांशी धीरे से बोली, बहुत वीक फील हो रहा है ध्रुव। ऐसा लग रहा है कि गिर जाऊंगी, चक्कर आ रहे हैं मुझे। ध्रुव उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, जहनसीब, तुम अपनी पावर का यूज अभी मत करो। धीरे धीरे आदत लगेगी। अगर एक्सट्रीम लेवल पर उसे करोगी तो अपने आप को बीमार कर लोगी। तुम्हारी बॉडी तुम्हारी शक्तियों को संभालने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे पैदा होने के बाद वो अब जाकर एक्टिवेट हुई है। तुम समझ रही हो मेरी बात का मतलब? प्रियांशी गहरी सांस लेकर बोले, अच्छे से समझ रही हूं। कैन यू प्लीज हेल्प मी? मुझसे नहीं होगा। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने कुछ पल उसे देखा और फिर प्रियांशी के बालों को पीछे करते हुए उसने उसकी इयररिंग्स निकाली। धीरे धीरे ध्रुव प्रियांशी के कपड़े उतारने लगा था। कुछ ही पल में उसने प्रियांशी को उसके नाइट ड्रेस पहनाई और फिर उससे बोला, बेटर। प्रियांशी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अब सुकून मिल रहा है मुझे। मैं बहुत थक गई हूं और मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। बोलकर वो बेड पर लेट गई। कुछ ही पल में प्रियांशी की आंख भी लग चुकी थी। ध्रुव ने उसके कपड़ों को एक तरफ किया और फिर उसके पास बैठकर वो गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, अगर ऐसे चलता रहा तो तुम अपनी शक्तियों पर काबू खोने लगोगी जहांनसीब। बोलकर ध्रुव ने एक बार प्रियांशी के फोरहेड पर अपना हाथ रखा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरे हाथ से उसने प्रियांशी का हाथ कसकर पकड़ हुआ था। अगला दिन प्रियांशी जब सोकर उठी तो उसे बहुत अलग सा फील हो रहा था। कल रात जो थकान और कमजोरी फील हो रही थी अब वैसा कुछ भी नहीं था। प्रियांशी धीरे से बोले, पक्का ध्रुव ने कुछ किया है? बोलते हुए वो जल्दी से बेड से उठकर बालकनी की तरफ बढ़ गई। इस वक्त ध्रुव बालकनी में खड़ा था और वो सामने देख रहा था। प्रियांशी ने ध्रुव को पीछे से हग किया और पंजों के बाल खड़े होकर उसके कान में बोली, मॉर्निंग। ध्रुव प्रियांशी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए ध्रुव बोला, मेरी मॉर्निंग और मेरी नाइट सब एक जैसी होती है जहनसीब, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। प्रियांशी हल्का सा मुस्कुरा कर बोले, आई नो, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, पर मैं तो मॉर्निंग ही बोलूंगी। बोलकर वो ध्रुव के सामने आई और उसके गले में बाहर डालकर उसे देखने लगी।
ध्रुव प्रियांशी के कमर पर हाथ रखते हुए बोला, सामने देखो। ये सुनते ही प्रियांशी एकदम से सामने देखा। इस वक्त पहाड़ों के पीछे से उगता हुआ सूरज बहुत अच्छा दिख रहा था। प्रियांशी की आंख बहुत जल्दी खुल गई थी। प्रियांशी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, कितना खूबसूरत लग रहे हो है। ध्रुव उसे पीछे से बाहों में भरते हुए बोला, बहुत ज्यादा। कुदरत के खूबसूरती भी जहनसीब होती है और कुदरत खुद भी बहुत खूबसूरत होती है। उसकी बात सुनकर प्रियांशी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, सब कुछ खूबसूरत है, जिंदगी भी, चाहे वो जैसी भी हो। और एक बात, मेरे लिए तो तुम सबसे अलग हो। ध्रुव धीरे से बोला, जहनसीब, कल शादी है हमारी, और उसके बाद। प्रियांशी बीच में बोली, मुझे पता है उसके बाद बहुत कुछ होगा। शायद तुम मुझे एक वैम्पायर क्वीन के तौर पर सबके सामने हाजिर करने वाले हो। मैंने मॉम से सुना था। ध्रुव गहरी सांस लेकर बोला, करेक्ट जहनसीब, द वैम्पायर क्वीन बहुत जल्द सबके सामने आने वाली है। ये सुनकर प्रियांशी चुपचाप सामने देखने लगी। जयपुर, राजस्थान। आज सुबह सुबह सबसे पहले मेहंदी होने वाली थी और उसके बाद हल्दी थी। रूहानी और प्रियांशी दोनों एक साथ रेडी हो रही थी मेहंदी के लिए। मेहंदी का थीम मजेंटा और डार्क ग्रीन था। रूहानी प्रियांशी को देखते हुए बोली, वाह भाभी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, तुमसे ज्यादा नहीं। ये सुनते ही रूहानी भी मुस्कुरा दी। प्रियांशी ने एक बार रूहानी को सामने बैठाया और मिरर में उसे देखकर बोली, रूहानी, यू आर लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस। रियल प्रिंसेस हो तो प्रिंस तो। बोलकर उसने रूहानी के बालों को सही किया और उससे बोली, नाउ परफेक्ट। रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स भाभी। प्रियांशी कुछ पल रुक कर बोली, जरूरत नहीं है, अब हम चलें। ये सुनते ही रूहानी झट से बोली, ऑफ कोर्स। बोलकर वो खड़ी हो गई और फिर उसने प्रियांशी का हाथ पकड़ लिया। वो दोनों एक साथ बेडरूम से निकले और नीचे गए। नीचे हॉल में मेहंदी की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। कई सारी औरतें वहां पर आई हुई थीं। नाच गाना चल रहा था और वहां पर कोई भी आदमी नहीं था। प्रियांशी और रूहानी सेंटर में बैठ गए और थोड़ी देर बाद उन्हें मेहंदी लगनी शुरू हो गई। शगुन के लिए झील ने सबसे पहले प्रियांशी को मेहंदी लगाई और उसके बाद लिजा ने एक बार रूहानी को मेहंदी लगाई। उसके बाद उन दोनों के असली मेहंदी शुरू हो गई और सभी लोग बाकी चीजों में बिजी हो गए। वहीं ध्रुव, राजवीर, आगद, जैद और दक्षित ये सारे के सारे बाहर आउट हाउस में बैठे हुए थे। उनके साथ साथ अभिनव भी थे। अभिनव धीरे से बोले, शैतानों के बीच में फंस गया हूं मैं। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, अब फंस गए हैं तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, फंसे रहेंगे आप। राजवीर ध्रुव को देखकर बोला, रिलैक्स ध्रुव। ध्रुव आई रोल करते हुए बोला, व्हाट रिलैक्स डैड, आप देख नहीं रहे मिस्टर अभिनव शर्मा हमसे परेशान हो रहे हैं। अगर जहनसीब इनसे रिलेटेड नहीं होते यहाँ पर रुकने नहीं देता। अभिनव गुस्से में बोले, मुझे यहाँ पर रुकना भी नहीं और मेरे रुकने का रीजन भी सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ध्रुव मुस्कुराकर बोला, ग्लैड टू नो। क्योंकि राजवीर बीच में बोला, तुम दोनों शांत रहोगे। ये सुनते ही ध्रुव बिल्कुल चुप हो गया और दूसरी तरफ देखने लगा। ध्रुव अचानक से बोला, मुझे मेरी जहनसीब के पास जाना है। तभी अभिनव फिर से बोले, बिल्कुल भी नहीं, रस्म नहीं तोड़ोगे तुम, मेहंदी की रस्म में तुम्हारा कोई काम नहीं है। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, ये रस्मों रिवाज मेरे लिए नहीं है। बोलकर वो उठा और वहां से चला गया। अभिनव राजवीर को देखकर बोले, आप अपने बेटे को नहीं रोक सकते। राजवीर कुछ पल रुक कर बोला, मिस्टर शर्मा उसे कोई नहीं रोकेगा, बच्चा नहीं है, वो वैम्पायर किंग है। अगर मैं हेल देखता हूं तो उसकी भी अलग दुनिया है। उसे रोकने जाऊंगा तो गलती हो जाएगी। अभिनव धीरे से बोले, सबके सब एक जैसे हैं। ये सुनते ही अगद और जैद ने एक दूसरे को देखा और फिर हल्का सा मुस्कुरा दिए। ध्रुव इस वक्त बाहर गार्डन में खड़ा था और सामने देख रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे बोला, प्रियांशी से मिलना था ना। ध्रुव सामने देखते हुए बोला, मॉम है अंदर, मैं जाऊंगा और वो मुझे पहचान जाएंगी, उनसे नहीं छुपा सकता। बोलते हुए उसने एक बार मुड़कर जैद को देखा और फिर सामने देख लेगा। जैद कुछ पल रुक कर बोला, तो प्रियांशी को बाहर ले आते हैं। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, जरूरत नहीं है। अगर जहनसीब बाहर आएगी तो तुम बोलोगे कि रूहानी को बाहर लेकर आओ और मैं रूहानी को बाहर नहीं आने दूंगा। एक्चुअली मुझे रूहानी को देखना है और तुमसे कुछ बोलना भी है। जैद कुछ पल रुक कर बोलो, मैं सुन रहा हूं। ध्रुव गहरी सांस लेकर बोला, मेरे लिए बहुत कुछ किया है तुमने, बहुत कुर्बानियां की है, लेकिन तुमसे आज एक वादा चाहिए, जिंदगी भर का वादा।
जब तक तुम्हारा वजूद हो तब तक का वादा। जैद ध्रुव की तरफ देखते हुए बोला, बोलकर देखो, हर वादा निभाऊंगा। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, मेरी बहन को हमेशा खुश रखने का वादा करो मुझसे, प्रॉमिस मी। जैद उसकी आंखों से जो मोती बहता है वो मोती तुम बहने नहीं दोगे, उसकी आंखें नम नहीं होने दोगे, उसके चेहरे की हंसी नहीं जाने दोगे। वादा करो मुझे कि चाहे खुद को कुर्बान करना पड़े, कर दोगे, लेकिन मेरी रूहानी पर एक आंच नहीं आने दोगे। जैद ध्रुव की आंखों में देखते हुए बोला, वादा है मेरा, रूहानी रायचंद के भाई से और द वैम्पायर किंग से, तुम्हारी बहन की आंखों में आंसू क्या उदासी भी नहीं आने दूंगा। उसके चेहरे की हंसी मेरी जिंदगी होगी और उसकी जिंदगी मेरी दुनिया। ये सुनते हैं ध्रुव हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो अच्छे से जानता था कि जैद रूहानी से किस हद तक प्यार करता था। अगर दीवाना वो था उसकी जहनसीब के लिए, तो जैद ने भी रूहानी के लिए बहुत कुछ किया था। रूहानी दुनिया थी जैद की। थोड़ी देर बात करने के बाद वो दोनों वापस चले गए। वहीं अंदर प्रियांशी और रूहानी की मेहंदी पूरी हो चुकी थी। प्रियांशी अपने हाथ में ध्रुव के नाम को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। तभी नूर उसके पास बैठकर बोली, बहुत खुश हो रही हो। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, सपना सच हो रहा है नूरी मासी, खुशी भी हो रही है, सुकून भी मिल रहा है। एक बार ये शादी हो जाए, फिर दुनिया जहां की मुसीबतें आ जाए ना, तो भी प्रियांशी पीछे नहीं हटेगी। बोलते हुए वो अपने हाथ में ध्रुव के नाम को देख रही थी। नूर ने एक बार प्रियांशी के सर पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, ध्रुव सच में खुशनसीब है जो उसे तुम मिली हो। इंसान हो या शैतान या वैम्पायर, मोहब्बत अगर एक तरफ हो तो तकलीफ देती है न, पर जुनूनियत तो तुम्हें भी बहुत है। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, होगी ही नूरी मासी। अगर मेरा ध्रुव दीवाना है और उसकी दीवानी की बेहद है, तो मेरी जुनूनियत है। मैं मेरे ध्रुव के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, पागलपन की हदें भी पार कर सकती हूँ और खुद पागल हो भी सकती हो। नूर कुछ बोलती कि तभी उसके पीछे से आवाज आए, क्या बात कर रहे हो तुम दोनों में। ये सुनते नर और प्रियांशी ने झील को देखा जो खाने की प्लेट लेते हुए उसकी तरफ आ रही थी। झील ने प्लेट वही टेबल पर रखी और उन दोनों को देखकर बोली, मैं रूहानी को खिलाने जा रही हूँ नूर, इसे खाना खिला देना। बोलकर उसने एक नज़र प्रियांशी को देखा और फिर वहां से चली गई। नूर ने प्रियांशी को खाना खिलाना शुरू कर दिया था। प्रियांशी खाते हुए बोली, मुझे लगा था ध्रुव आएगा पर वो आया नहीं। नूर हल्का सा हंसकर बोली, अगर वो आता तो दी पकड़ लेती है उसे और फिर कुछ ना कुछ सुनाती, और वो सुनना नहीं चाहता, मैं जानती हूँ उसे। प्रियांशी धीरे से बोली, अच्छी बात है, अगर उसका मूड खराब होता तो वो सबका मूड खराब कर देता है। ये सुनते ही नूर हल्का सा मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद प्रियांशी ने अपना खाना खत्म किया और वो ऊपर बेडरूम में चली गई। प्रियांशी जैसे बेडरूम में पहुंची, उसे एक हवा छू गई और वो धीरे से बोली, ध्रुव। उसके इतना कहते ही ध्रुव एकदम से प्रियांशी के पीछे आकर खड़ा हुआ और उसे पीछे से हग करते हुए बोला, आई लाइक इट जहानसीब, अगर हवा का झोंका बनकर तुम्हें छूं तो तुम पहचान जाती हो। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, सब कुछ छोड़ो और मुझे ये बताओ कि हमारी हल्दी के लिए तैयार हो। ध्रुव धीरे से बोला, मैं तो शादी के लिए भी तैयार हूँ। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, वो कल की बात है ध्रुव, पर अभी 2 घंटे बाद हल्दी की रस्म है और उससे पहले मुझे मेरी मेहंदी का इंतजाम करने सूख गई है। मुझे हैंड वॉश करना है, छोड़ो। ध्रुव अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, पहले मुझे कुछ देखना है। बोलकर उसने एकदम से प्रियांशी को अपनी तरफ घुमाया और उसके हाथों को गौर से देखने लगा। प्रियांशी एकदम से अपना हाथ पीछे करके बोली, बिल्कुल भी नहीं। बोलकर वो मुस्कुराते हुए वॉशरूम चले गए। उसके जाते ही ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, जहानसीब। इतना बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद प्रियांशी अपने हाथ धोकर बाहर आए। उसकी मेहंदी का रंग बहुत गहरा चढ़ा था। प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू। तभी ध्रुव अचानक से बोल, यही बोलना चाहता था मैं। प्रियांशी उसे देखकर बोली, पर मैंने बोल दिया और मैं ही तो बोलूंगी। बोलकर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ध्रुव ने प्रियांशी की दोनों हथेलियां को हल्का सा किस किया और फिर उसे अपने पास खींच लिया। वहीं रूहानी ने भी अपने हैंड वॉश कर लिए थे। वो इस वक्त बेड पर बैठी हुई अपनी मेहंदी को देख रही थी कि तभी उसके सामने किसी ने चुटकी बजाई। रूहानी हैरानी से बोली, जैद। बोलते हुए वो जैद को देख रही थी जो कि उसके सामने घुटनों के बाल बैठा हुआ था। जैद मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें देखने आ गया था और तुम्हें देखकर ये पता चला कि मेरी रूहानी कहीं कोई हुई है। रूहानी झट से बोली, मैं ये सोच रही हूँ कि कल शादी होगी तो उसके बाद क्या होगा, और ये मेहंदी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत प्यार करते हो मुझे।
जैद कुछ पल रुक कर बोला, रूहानी, कहीं तुम भी उन चीजों को तो नहीं मानती जो ये इंसान बोलते हैं? मतलब। रूहानी बीच में बोला, मैंने सोचा थोड़ी इंसान वाली फीलिंग आ जाती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। बोलकर उसने सर झुकाकर जैद के सर से अपना कर जोड़ लिया और उसकी आंखों में देखने लगी। जैद उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, आई एम इन सो मच लव विद यू। कोई इतना प्यारी कैसे हो सकती है? रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, मॉम से पूछना पड़ेगा, पैदा तो उन्होंने किया है। ये सुनते ही जैद को हंसी आ गई। उसे हंसता देख रूहानी भी मुस्कुरा दी। थोड़ी देर की मस्ती के बाद जैद सीधे अंगद के पास चला गया क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी। रूहानी बेड पर बैठी अपना फोन चला रही थी कि तभी किसी ने उसके हाथ से फोन ले लिया। उसने कर उठाकर ध्रुव को देखा, जो उसके फोन पर कुछ चेक कर रहा था। रूहानी झट से बोली, क्या देख रहे हो आप मेरे फोन पर? ध्रुव उसके बगल में बैठते हुए बोला, यही कि तुम क्या कर रही थी? रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, तुम अपनी बहन पर नजर रखने की कोशिश कर रहे हो? ध्रुव उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, रखना जरूरी है क्योंकि तुम मासूम हो, इतनी कि कोई भी तुम्हारा फायदा उठा सकता है। रूहानी धीरे से बोली, एक तो मुझे समझ में नहीं आता लोग मुझे बच्चा समझना कब छोड़ेंगे? ध्रुव बेझिझक बोला, जब तुम बड़ी हो जाओगी। रूहानी सार्कास्टिकली बोले, नहीं तो अभी क्या मेरा बाल विवाह हो रहा है? ध्रुव आई रोल करते हुए बोला, जस्ट शट अप। रूहानी मुंह बनाते हुए बोली, सब मुझे चुप कर देते, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। किसी को मेरी पड़ी नहीं है, मुझे ना किसी से बात। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि ध्रुव ने उसे एकदम से अपने सीने से लगा लिया। ध्रुव की इस हरकत पर रूहानी बिल्कुल चुप हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ध्रुव उसके बारे में अपनी उंगलियां चलते हुए बोला, माय बेबी इज नर्वस। रूहानी धीरे से बोली, तुम्हें कैसे पता चला? ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, तुम्हारा ही भाई हूं और तुम्हें पता है कि हमारे मन कनेक्ट है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे साफ पता चल सकता है। ये सुनते ही रूहानी कुछ पल शांत रही और धीरे से बोली, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो भी मुझे समझ आ रहा है। उसकी बात सुन ध्रुव के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आगे आए। उसने सर झुकाकर रूहानी की तरफ देखा जो कि बहुत एम्बारास फील कर रही थी। जयपुर, राजस्थान गार्डन में हल्दी की सारी अरेंजमेंट हो चुकी थी। इस वक्त रूहानी, प्रियांशी, ध्रुव और जैद बाहर बैठे हुए थे। जैद और ध्रुव एक तरफ बैठे हुए थे और प्रियांशी और रूहानी एक तरफ। उन दोनों के बीच एक व्हाइट कलर का पर्दा लगा हुआ था, साथ ही वहां पर बहुत सारे लोग थे। हल्दी की रस्म शुरू होने वाली थी तभी रूहानी आगे बढ़कर प्रियांशी के कान में बोली, भाभी, आपको ध्रुव के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का मन है? प्रियांशी गहरी सांस लेकर बोली, रूहानी, 5वीं बार तुम मुझे ये सवाल कर रही हो और मैंने साफ साफ मना किया है, बिल्कुल भी नहीं। रूहानी आई रोल करते हुए बोली, पर भाभी मजा आएगा। प्रियांशी बिना एक पल गवाए बोली, मुझे नहीं चाहिए कोई मजा, चुप रहो अब। ये सुनते ही रूहानी बिल्कुल चुप हो गई और वो सामने देखने लगी। वहीं ध्रुव चुपचाप बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। तभी जैद उससे बोला, कहाँ खोए हुए हो तुम? ध्रुव एक नजर उसे देखकर बोला, कहीं नहीं, और अब कोई बकवास मत करना। जैद मन में बोला, इसे कैसे पता चल जाता है कि मैं क्या बोलने वाला हूं? तभी ध्रुव उससे बोला, क्योंकि मुझे लोगों को समझना आता है, पढ़ना आता है। तुम छुपाने की कोशिश करोगे तो भी नहीं छुपा पाओगे। अब बिल्कुल चुप। ये सुनते ही जैद ने एक बार रूहानी ने तरफ देखा जो कि खुद उसकी तरफ देख रही थी। झील सबको देखते हुए बोली, बस बातें बहुत हो गई, अब रस्म शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हल्दी लगाऊंगी। बोलकर वो सीधे लड़कों की तरफ गई। झील ने हल्दी की रस्म शुरू कर दी। धीरे धीरे सभी लोगों ने हल्दी लगाना शुरू कर दिया था। दक्षित ध्रुव और जैद के सामने गया और उन दोनों को देखकर बोला, तुम दोनों बर्बाद होने वाले हो। जैद कुछ पल रुक कर बोला, सीरियसली, अब यही बचा था सुनने के लिए। दक्षित ने अपने हाथों में हल्दी ली और जैद को देखकर बोला, बिल्कुल। इतना बोलकर उसने जैद के पूरे चेहरे पर हल्दी लगा दी और हंसने लगा। उसकी हरकत पर जैद उसे बुरी तरह घूरने लगा था, वही सभी लोग हंस रहे थे। दक्षित ध्रुव के साथ भी यही हरकत करने वाला था, लेकिन ध्रुव उसे ऑलरेडी घूर रहा था और उसके लुक्स देखते ही दक्षित के हाथ रुक गए। वो धीरे से बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा। बोलकर उसने ध्रुव के गालों पर हल्की सी हल्दी लगाई और फिर वहां से चला गया। जैद चिढ़ते हुए बोला, ये तो गलत है। जब मेरी शक्ल पर पेंटिंग बनाई तो इस ध्रुव को क्यों छोड़ा? दक्षित चिल्लाकर बोला, तुझे तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन अगर ये ध्रुव गुस्सा हो गया ना तो ये मेरी वॉट लगा देगा। ऑलरेडी कल की वजह से गुस्सा है।
जैद धीरे से बोल, इसके गुस्से का डर है और मेरे गुस्से की इज्जत नहीं है। ध्रुव गहरी सांस लेकर बोल, तेरी खुद की इज्जत नहीं है। इतना बोलकर वो खड़ा हो गया और फिर झील को इशारा करके वहां से चला गया। वही प्रियांशी और रूहानी को भी अब तक हल्दी लग चुकी थी। झील उन दोनों को देखकर बोली, अभी तुम दोनों जाओ, नहा लेना। ओके, नूर को भेजूं? रूहानी झट से बोली, नहीं मॉम, किसी की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। बोलकर उसने प्रियांशी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर चली गई। झील जैसे ही मुड़ी वो एकदम से राजवीर से टकरा गई। झील कुछ पल रुक कर बोली, तुम मेरे पीछे पीछे ऐसे क्यों आ रहे हो वीर? राजवीर झील को अपने करीब खींचते हुए बोला, बस ऐसे ही जान। बोलते हुए वो गौर से झील के चेहरे को तरफ देखने लगा। झील कुछ पल रुक कर बोली, मुझे ऐसे देखने की कोई खास वजह? तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे। राजवीर बीच में बोला, जैसे मुझे तुम्हें हल्दी लगानी है। बोलकर उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और झील के गाल पर हल्दी लगा दी। उसकी इस हरकत पर झील मुस्कुरा दी। वह धीरे से बोली, वीर, सबका ध्यान यहां पर आ जाएगा। राजवीर आई रोल करते हुए बोला, आई डोंट केयर जान, चलो मेरे साथ। बोलकर वो झील को वहां से दूसरी तरफ ले गया। मयंक जैद के पास आकर बैठा और उससे बोला, ध्रुव से कोई बात हुई थी तुम्हारी? जैद मुस्कुराते हुए बोला, यस डैड, बात हुई थी और रूहानी को लेकर हुई थी, और कोई खास बात नहीं है। मयंक कुछ पल रुक कर बोला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसे? मतलब? जैद बीच में बोला, रिलैक्स डैड, अगर आप ये सोच रहे हैं कि रूहानी एक प्रिंसेस है और मैं एक डेमन हूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे और उसके बीच बात रूहानी को लेकर हुई थी और कुछ वादे हुए थे जो मैं किसी दूसरे को बताना नहीं चाहता। आई होप यू अंडरस्टैंड। मयंक जैद के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, मुझे बस जानना था कि कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्क है जैद, हम चाहे ना चाहे तब भी फर्क है। हम नॉर्मल डेमन है और विच है, लेकिन रूहानी पर प्रिंसेस है। मुझे बस इसी बात की टेंशन रहती है। तभी आगद वहां पर आकर बोला, पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें किसी और के लिए मैटर करती होंगी, लेकिन हम सब यहाँ पर सिर्फ एक फैमिली है और कुछ भी नहीं। मयंक मुस्कुराते हुए बोला, यही तो खासियत है सबकी। उसकी बात सुन आगद और जैद भी मुस्कुरा दिया। लिसा इस वक्त किचन में थी और वो सारे गेस्ट के लिए ड्रिंक बना रही थी। तभी नूर वहां पर आकर बोली, क्या कर रही हो तुम लिसा? लिजा कुछ पल रुक कर बोली, इंसानों के खाने पीने का इंतजाम। ये सुनते नूर को हंसी आ गई और वो धीरे से बोली, सीरियसली? लिजा आई रोल करते हुए बोली, सो वॉट, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इंसानों को ये खाना पीना क्या पसंद होता है। ये मीठे मीठे ड्रिंक, आई डोंट लाइक इट। नूर कुछ पल रुक कर बोली, ओके, माना कि तुम्हें नहीं पसंद पर उन्हें पसंद है और हमें उन्हें देना पड़ेगा क्योंकि उनकी नज़र में फिलहाल हम इंसान हैं। ओके, प्रॉब्लम हो जाएगी। बोलकर उसने ट्रे उठाई और वहां से लेकर निकल गई। उसके जाते ही नूर ने सर हिला दिया और फिर वो काम पर लग गई। इधर प्रियांशी और रूहानी बेडरूम में आ चुके थे। प्रियांशी रूहानी को देखते हुए बोली, तुम अपने बेडरूम में जाओ, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। ओके? रूहानी कुछ पल रुक कर बोली, ओके भाभी, रात को मिलते हैं। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई और वहां से चली गई। उसके जाते ही प्रियांशी जैसे वॉशरूम में पहुंची और अचानक से गेट बंद हो गया। प्रियांशी ने मुड़कर एक बार गेट की तरफ देखा और धीरे से बोली, ध्रुव। उसके इतना कहते ही एकदम से शावर ऑन हो गया। उसके ऊपर पानी गिरने लगा। प्रियांशी ने एक बार ऊपर देखा और फिर अपने सामने, अब उसके सामने ध्रुव था। ध्रुव प्रियांशी के पास आते हुए बोला, आज क्या करना चाहती हो तुम जहांनसीब? बोलते हुए वो उसके बेहद करीब आ चुका था। प्रियांशी धीरे से बोली, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ध्रुव ने प्रियांशी के सर के दोनों तरफ दीवार पर अपने हाथ रखे और उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, मुझसे पूछो, मेरी नजरों से देखा तुमने तो सब कुछ किया है। इस वक्त प्रियांशी और ध्रुव की नाक आपस में टच हो रही थी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। प्रियांशी कुछ बोलती कि तभी अचानक से उसके मुंह से आह निकल गई क्योंकि ध्रुव ने एकदम से उसकी नाक पर बाइट कर लिया था। ध्रुव का एक हाथ प्रियांशी के गाल से होते हुए धीरे धीरे नीचे जाने लगा। उसकी छुअन से प्रियांशी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वही ध्रुव का हाथ और नीचे होता जा रहा था। इस वक्त प्रियांशी ने फ्लोरल व्हाइट कलर का एक ब्लाउज और उसके साथ येलो कलर का लॉन्ग स्कर्ट पहना हुआ था। उसने अपना दुपट्टा बाहर ही छोड़ दिया था। ध्रुव का हाथ जैसे ही प्रियांशी के कमर पर पहुंचे, उसने एकदम से प्रियांशी को दीवार की तरफ घुमा दिया। प्रियांशी का गाल दीवार से टिका हुआ था और वो दोनों पानी में भीग रहते थे।
ध्रुव हल्का सा झुककर प्रियांशी के कंधे पर अपने होंठ टिकाए और वो धीरे धीरे उसे किस करते हुए नीचे बढ़ने लगा। प्रियांशी ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो गहरी सांसें रही थी। अचानक से ध्रुव ने उसके कंधे पर बाइट किया, जिस वजह से प्रियांशी की आह निकल गई और वो धीरे से बोली, क्या कर रहे हो तुम? ध्रुव धीरे से बोला, मुझे बताने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूं जहांनसीब। डू यू वॉन्ट कि मैं कोई अलग से शब्द यूज करूं? प्रियांशी झट से बोली, कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर ध्रुव तिरछा मुस्कुराया और वो उसके कंधे पर बाइट करते हुए नीचे बढ़ने लगा। धीरे धीरे ध्रुव का दूसरा हाथ प्रियांशी के ब्लाउज के हुक्स तक पहुंचा, वहीं उसने अपने दांतों से प्रियांशी के स्लीव को नीचे कर दिया और अब वो उसके पूरे कंधे पर किस कर रहा था। अगले ही पल ध्रुव ने फिर से प्रियांशी को अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसने उसके होठों को कैप्चर कर लिया। प्रियांशी की आंखें अभी भी बंद थी और अब वो ध्रुव को किस बैक कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसने प्रियांशी के होठों को छोड़ा और फिर वो उसके गाल पर किस करते हुए नीचे बढ़ने लगा। प्रियांशी के कंधे के पास पहुंचकर एक बार ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, जहांनसीब, योर ब्लड स्मेल्स एडिक्टिव। प्रियांशी धीरे से बोली, तुम्हें तलब हो रही है। बोलते हुए वो ध्रुव के कंधे को हल्का हल्का रब कर रही थी। ध्रुव प्रियांशी के गर्दन पर अपनी नजर करते हुए बोला, हमेशा रहती है जहांनसीब। प्रियांशी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, टेक इट। ये सुनकर ध्रुव ने बिना एक पल गवाए अपने फैंग्स सीधे प्रियांशी के गर्दन में धंसा दिए। प्रियांशी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपने नेल्स से ध्रुव के कंधे पर धंसाने शुरू कर दिए थे। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने प्रियांशी के कंधे को छोड़ा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखा। प्रियांशी अपनी आंखें खोलते हुए बोली, मैं ठीक हूं। ओके। बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा दी। ध्रुव उसके फोरहेड पर किस करके बोला, आई नो जहांनसीब की इससे कभी कभी तुम्हें दर्द होता है, कमजोरी भी होती है, पर मैं खुद को नहीं रोक सकता। ये मेरी सबसे बड़ी जरूरत है, ऐसी जरूरत है जिसके बिना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। प्रियांशी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है खुद को कंट्रोल करने के, कुछ भी करने की। मैं हूं सिर्फ तुम्हारे लिए ही हूं और किसी के लिए नहीं। ध्रुव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम किसी के लिए हो भी नहीं सकती जहांनसीब, क्योंकि तुम मेरी हो सिर्फ ध्रुव रायचंद की। ये सुनते ही प्रियांशी हल्का सा मुस्कुरा दी। ध्रुव ने कुछ पल प्रियांशी को देखा और फिर अगले पल उसने धीरे धीरे उसके कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसके इस हरकत पर प्रियांशी ने अपना सर झुका लिया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद ध्रुव धीरे से बोला, जहांनसीब। प्रियांशी अपनी आंखें बंद किए हुए बोली, ऐसे नहीं होता, ओके प्लीज। ये सुनते हुए ध्रुव हल्का सा मुस्कुराया और फिर वो वहां से चला गया। प्रियांशी अभी भी इस पोजीशन में खड़ी थी। थोड़ी देर बाद ध्रुव वापस आया। उसने शावर ऑफ किया और प्रियांशी की बॉडी को अच्छे से साफ करने के बाद उसने उसे खुद कपड़े पहनाए। ध्रुव झुक कर उसके कान में बोला, जहांनसीब, नाउ यू कैन ओपन योर आईज। ये सुनते प्रियांशी ने अपनी आंखें खोली और वो धीरे से बोली, बाहर चले? ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, बट आई नीड टू चेंज जहांनसीब, वेट हेयर। ये सुनते ही प्रियांशी झट से बोली, तुम्हें चेंज करना है तो करो, लेकिन मैं या नहीं रुक रही। बोलकर वो तुरंत भागते हुए बाहर चली गई। जयपुर, राजस्थान। अगला दिन आज शादी वाला दिन था और सभी लोग सुबह से तैयारी में लगे हुए थे। प्रियांशी और रूहानी दोनों अपने अपने बेडरूम में थे। प्रियांशी इस वक्त खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर देख रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाजा लॉक हुआ। प्रियांशी एकदम से बोली, अंदर आ जाइए। उसके इतना कहते ही अभिनव अंदर आए। अभिनव को देखते ही प्रियांशी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह अभिनव की तरफ बढ़ते हुए बोली, हाँ, कुछ बात करनी थी। बोलकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और फिर प्रियांशी की तरफ बढ़ गए। प्रियांशी कुछ पल रुककर बोले, सब कुछ ठीक है ना पापा? आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप? अभिनव बीच में बोले, मुझे मेरी प्रिया से प्रॉब्लम के लिए बात नहीं करनी है, बस बात करनी है एक बाप होने के नाते, राइट? ये सुनते ही प्रियांशी हल्का सा मुस्कुराई और फिर बेड पर बैठते हुए बोली, मैं सुन रही हूं। अभिनव प्रियांशी के बगल में बैठते हुए बोले, ये शादी बेशक से मेरी मर्जी नहीं है, पर तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी चाहत है प्रिया। मैं तुम्हारी चाहत में खुश हूं। आई वॉन्ट कि मेरी बेटी खुश रहे। कुछ चीज है जो मुझे तुम्हें बतानी है। प्रियांशी कुछ पल रुक कर बोली, मैं सुन रही हूं। अभिनव गहरी सांस लेकर बोले, ऑलमोस्ट 20 साल पहले मैं यहीं पर था और एक कॉलेज में प्रोफेसर था। मेरा करियर अपने पीक पर बढ़ रहा था। आई वॉज वर्किंग रियली गुड। उस वक्त एक रात बारिश में मुझे झील मिली थी तुम्हारे साथ, उसकी गोद में तुम थी।
ये सुनते ही प्रियांशी चुपचाप अभिनव की तरफ देखने लगी। अभिनव प्रियांशी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोले, छोटी सी व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी तुमने और लगातार रोए जा रही थी। झील ने तुम्हें शांत कराया था पर फिर भी तुम शांत नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों, क्या हुआ था। झील को मैं पर्सनली नहीं जानता, शायद वो मुझे जानती थी भी, क्योंकि पैरानॉर्मल चीजों पर, सुपरनैचुरल चीजों पर मैंने बहुत रिसर्च की थी और मुझे इन चीजों का बहुत आइडिया था। प्रियांशी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, इसीलिए तो आपको सब कुछ पता है। अभिनव कुछ पल रुक कर बोले, बिल्कुल, और उस वक्त एक और चीज पता चली थी। मैं झील से यूं ही टकरा गया था। शायद कहना चाहता था कि प्रिया, आप मेरे पास है, मेरी प्रिया। उस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार अपने गोद में लिया था और शायद जादू था कि क्या था, तुम मेरे पास आती ही चुप हो गई। खून का रिश्ता नहीं था पर दिल था। अभिनव की बात सुनते हुए ना चाहते हुए भी प्रियांशी की आंखें नम हो चुकी थी। वो बस उन चीजों को इमेजिन कर रही थी जो अभिनव उसे बता रहे थे। अभिनव फिर से बोले, मुझे अच्छे से याद है झील ने मुझे कहा था कि जो नाम देना हो दे दूं और उसकी जिम्मेदारी ऐसे उठाऊं कि पूरी दुनिया को, क्या पूरी कायनात को लगे कि इसके बाप आप हैं। बस उसके बाद से मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। तुम्हारा नाम रखा प्रियांशी शर्मा, अभिनव शर्मा के इकलौती बेटी। जब लोगों को पता चला कि मेरी बेटी है तो सवाल खड़े हुए कि कहां से आ गई। अचानक, ना कभी शादी हुई ना कभी गर्लफ्रेंड रही, फिर कैसे। प्रियांशी अचानक से बोली, मेरे चक्कर में आपकी लाइफ। अभिनव बीच में बोले, बिल्कुल भी बकवास नहीं करोगी तुम। मेरी प्रिया ने मेरी जिंदगी में खुशियां लाने का काम किया है और कुछ भी नहीं किया है। इतना बोलकर उन्होंने एक बार प्रियांशी के गाल पर हाथ रखा और फिर कुछ पल रुक कर बोले, उठे सवाल, हर सवालों का जवाब देते हुए जब मैं परेशान हो गया तो फिर वो जगह छोड़कर एक दूसरी जगह पर आया। इधर जयपुर आया, उससे पहले जैसलमेर में था, पर राजस्थान ही सब कुछ है मेरे लिए। यहाँ आने के बाद हमारा शर्मा हाउस, तुम और मैं, और फिर तुम्हें बड़ा करना, सब कुछ एक याद है, शर्मा हाउस की याद। प्रियांशी धीरे से बोली, आई एम सॉरी पापा, मेरी वजह से आपकी लाइफ भी। अभिनव बीच में बोले, कहा ना प्रियांशी शर्मा, बकवास नहीं करनी। प्रियांशी झट से बोली, पर मैं बकवास नहीं कर रही, मुझे सच में ऐसा लग रहा है। आई मीन मॉम ने मुझे सीधे आपके हाथ में दे दिया। मुझे शायद आइडिया है कि रीजन क्या हो सकता है। मुझे सबसे दूर रखना चाहती थी वो, ये देखना चाहती थी कि किसी को पता ना चले कि मैं हूं। पर इस चक्कर में आपकी लाइफ का क्या, आप तो अपनी लाइफ नहीं जी पाए। इतना बोलते ही प्रियांशी एकदम से रुक गई। वो अभिनव को देखने लगी जो उसे घूर रहे थे। अभिनव अचानक से बोले, आर यू डन। प्रियांशी सर झुकाकर बोली, बिल्कुल नहीं। अभिनव उसके गाल पर हाथ रखकर बोले, प्रिया बेटी हो तुम मेरी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है तुम्हारे अलावा। जब तुम्हें गोद में लिया था ना, एक डिटर्मिनेशन आई थी मेरे दिल से जो ये बोल रही थी, दैट यू आर माई लाइफ। तुम आज भी मेरी जिंदगी हो और मैं मर जाऊं तब भी रहोगी। प्रियांशी झट से बोली, क्या बकवास कर रहे हो आप। अभिनव आई रोल करते हुए बोले, बिल्कुल वही जो बकवास अभी आप कर रही थी प्रियांशी शर्मा। प्रियांशी हल्का सा हंसकर बोली, यू नो वॉट पिताश्री, आप बिल्कुल मुझ पर गए हो। अभिनव उसके सर पर टपली मारकर बोले, बाप बेटी पर नहीं जाता, बेटी बाप पर जाती है। ये सुनते ही प्रियांशी हल्का सा मुस्कुराई और उसने आगे बढ़कर अभिनव को हक कर लिया। वही रूहानी बेड पर बैठी हुई थी और वो अपने फोन पर कुछ कर रही थी कि तभी राजवीर अंदर आते हुए बोला, वॉट आर यू डूइंग माई प्रिंसेस। रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, डैड फाइनली आपको मेरे लिए टाइम मिल गया। राजवीर उसके पास बैठे हुए बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम है रूहानी, बेशक थोड़ा बिजी जरूर था। रूहानी अपना फोन साइड में रखते हुए बोली, मुझे अच्छे से पता है आप कहाँ बिजी थे। आपकी बेटी के साथ साथ आपके बेटे की शादी है तो ऑफकोर्स आपको बहुत काम है, पर डैड कन्यादान आपको मेरा ही करना है। राजवीर आई रोल करते हुए बोला, बहुत ही बकवास रीजन है। रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, पर मेरे लिए खास है कि आप ध्रुव को छोड़कर मेरे पास आकर बैठे हो। राजवीर हल्का सा हंसकर बोला, मैंने उसे छोड़ा नहीं है रूहानी, वो कहीं बिजी है। उसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं तो खुद आ जाएगा। और यू नो तुम दोनों के बीच में हमेशा ये रहता है कि मेरा टाइम सबसे ज्यादा कौन लेगा। रूहानी झट से बोली, कौन लेगा से क्या मतलब, मैं लूंगी, मेरा हक है। बाद में ध्रुव के बारे में बात करेंगे, पहले आप मेरे बारे में बात करो। राजवीर कुछ पल रुक कर बोला, बात की जगह कुछ और कर सकते हैं। ये सुनते ही रूहानी ने कुछ पल राजवीर को देखा और अचानक उसके फेस पर बड़ी से स्माइल आ गई। जयपुर, राजस्थान, रायचंद पैलेस। रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, क्या करना चाहते हो आप डैड।
राजवीर खड़ा होकर बोला, इधर आओ। बोलकर उसने रूहानी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। रूहानी ने जल्दी से राजवीर का हाथ थाम और फिर खड़ी हो गई। राजवीर रूहानी का हाथ पकड़कर उसे खिड़की के पास लेकर गया और फिर उसने सामने देखा। इस वक्त मौसम काफी अच्छा सा था। रूहानी कुछ पल रुक कर बोली, डैड मुझे पता है कि आप। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी राजवीर ने एकदम से एक चुटकी बजाई और इसी के साथ आसमान में वहां पर कई काले बादल आ गए। रूहानी धीरे से बोली, डैड बारिश नहीं करनी। राजवीर आई रोल करते हुए बोला, आई नो। बोलकर उसने एक बार फिर से छुट्टी हो जाए और इसी के साथ वहां पर कई सारी चिड़िया भी आ गई। धीरे धीरे उन चिड़ियों ने पैटर्न्स बनाया और अब आसमान में रूहानी का नाम था। रूहानी मुस्कुराते हुए बोली, वाओ डैड आई लव इट। राजवीर उसके सर पर किस करके बोला, आई नो। तुम्हें ये चीज बहुत पसंद आती है। ये सुनते ही रूहानी एकदम से मुस्कुराई और फिर वो राजवीर के सीने से लग गई। उसकी नजर अभी भी आसमान में अपने नाम की तरफ थी। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद राजवीर रूहानी से दूर हुआ और उससे बोला, अब मैं जा रहा हूँ। शाम तक तुम दोनों को भी रेडी होना है क्योंकि रात को शादी है। ध्यान रखना अपना। बोलकर उसने एक बार रूहानी के फोरहेड पर किस की और फिर बाहर चला गया। रूहानी सामने देखते हुए बोली, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। बोलते हुए उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। रूहानी की नज़र अचानक से गार्डन एरिया में गए, उसकी स्माइल फीकी पड़ गई। गार्डन में एक पौधा था जिसके फूल मुरझाए हुए थे। ये देखते ही रूहानी धीरे से बोली, ये कैसे हो गया। बोलते हुए वो बस उसे पौधे की तरफ देख रही थी। रूहानी को पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। अगर एक भी पौधा मर जाता था तो उसे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मर सा गया है। अभी भी उसके साथ वही हो रहा था। रूहानी खुद से बोली, ये ऐसे नहीं मुरझा सकता। इन सब में मेरी शक्तियों का इस्तेमाल है। मैं खुद एश्योर किया है कि कभी भी कोई पौधा ऐसे ही ना मुरझाए। तो फिर ये कैसे ऐसा तभी हो सकता है जब कोई नेगेटिव शक्ति आसपास हो। इतना बोलते ही रूहानी की आंखें एकदम से बड़ी होगी। वो वापस चारों तरफ देखने लगी पर उसे आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। रूहानी खुद से बोली, इन चीजों के बारे में बाद में जानेंगे, पहले रेडी होना है। बोलकर वो अंदर चली गई। वहीं उसके जाते ही इस पौधे के बगल में से एक कागज का टुकड़ा उड़ते हुए बाहर आकर गिरा। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया और फिर शाम को प्रियांशी और रूहानी दोनों एक ही कमरे में रेडी हो रही थी। वो दोनों नीचे वाले एक कमरे में थी। वहीं बाहर गार्डन एरिया में मंडप लगे हुए थे। साथ ही सारे गेस्ट भी आ चुके थे। प्रियांशी नाम वही लहंगा पहना था जो कि ध्रुव ने अपनी पेंटिंग में बनाया था। वो लहंगा उसे खुद ध्रुव ने दिया था और प्रियांशी उसकी विश पूरी करना चाहती थी। वो रेड कलर का पूरा ब्राइडल लहंगा था। वही रूहानी ने पिंक कलर का ब्राइडल लहंगा पहना हुआ था। वो दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी और वो दोनों ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी थी। प्रियांशी रूहानी को देखते हुए बोली, जैद बहुत खुश होने वाला है तुम्हें देखकर। रूहानी उसे देखकर बोली, भाभी जैद तो खुश होगा ही लेकिन ध्रुव का क्या होगा। मैं तो ये सोच रही हूँ उसका रिएक्शन जब कैमरा में कैप्चर होगा और मैं ना इसकी बाकायदा फ्रेमिंग करवा के रखूंगी। ये सुनते ही प्रियांशी हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी झील अंदर आते हुए बोली, तो तुम दोनों रेडी हो चुकी हो। मेकअप आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। बोलते हुए उसकी नजरें प्रियांशी और रूहानी पर ही थी। रूहानी झील को देखते हुए बोली, मॉम ये तो हमारी नेचुरल ब्यूटी है। मेकअप आर्टिस्ट को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। हमने उनका काम इजी कर दिया था। झील मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल। थोड़ी देर में तुम दोनों को जाना है, तैयार हो। ये सुनते ही रूहानी की स्माइल एकदम से गायब हो गई। कहीं प्रियांशी के चेहरे पर भी नर्वसनेस नजर आ रही थी। उन दोनों का ऐसा रिएक्शन देख झील हल्का सा मुस्कुराई और फिर उन दोनों को देखते हुए बोली, दिस इज द बिगेस्ट डे ऑफ योर लाइफ। एंजॉय करो, सब कुछ करो। नर्वसनेस हो रही है तो भी शेयर करो। कोई बुरी बात नहीं है। सब होते हैं और इसके लिए मैटर नहीं करता तुम इंसान हो या कुछ और, ये इमोशन सबके लिए सेम है। प्रियांशी गहरी सांस लेकर बोली, ओके मॉम। बोलकर उसने रूहानी का हाथ पकड़ा और फिर उसे दिखा। रूहानी चुपचाप बस हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी दक्षित अंदर आते हुए बोला, मासी ब्राइड को जाना है। अब तो मेरे दोनों ब्राइड रेडी है। झील प्रियांशी और रूहानी को देखकर बोली, दोनों रेडी हैं। वहीं बाहर ध्रुव और जैद इस वक्त दोनों अपने मंडप के पास खड़े थे। ध्रुव ने ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। वहीं जैद ने लिटिल ग्रेइश कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। ध्रुव खड़ा बस यूं ही चांद की तरफ देख रहा था कि तभी अचानक से उसकी नजरें एकदम से एंट्रेंस की तरफ चली गई जहां से प्रियांशी आ रही थी। सबसे पहले प्रियांशी एंट्री लेने वाली थी क्योंकि ध्रुव बड़ा बेटा था और उसके बाद रूहानी।
ध्रुव के नजर इस वक्त प्रियांशी पर ठहरी हुई थी। वही प्रियांशी के सर पर घूंघट उठा। इसका एक हाथ झील ने पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ अभिनव ने। प्रियांशी को देखते हुए ध्रुव मन में बोला, जो तेरी दीवानगी में मैंने अरसे गुजारे हैं, जो तुझे अपना बनाने की ख्वाहिश में मैं सदियां बीती है, जब अब मेरा इंतजार खत्म हो रहा है कि मैं तुझे यूं लिख रहा हूं, जो आज मुझे सुकून मिल रहा है कि तू मेरी दुल्हन है, जो बेहद मेरी दीवानगी थी, जो बेहद तेरा इश्क था, आज अंजाम ए दीवानगी है और इस अंजाम में तू मेरी है, सिर्फ मेरी। अब तक प्रियांशी मंडप के पास आ चुकी थी। उसने एक बार अपने घूंघट से ही सर उठाकर ध्रुव की तरफ देखा। इस वक्त नर्वसनेस से उसके दिल की धड़कनें शोर कर रही थी। तभी ध्रुव ने एकदम से प्रियांशी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। प्रियांशी ने धीरे से ध्रुव के हाथ में अपना हाथ रखा और वो एक सीढ़ी चढ़कर उसके पास चली गई। जयपुर, राजस्थान। रात का वक्त प्रियांशी अपने घूंघट से ध्रुव की तरफ देख रही थी, जो खुद उसे देख रहा था। इस वक्त उसके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी। प्रियांशी धीरे से बोली, तुम मुझे कब तक ऐसे देखने वाले हो? ध्रुव उसे एकदम से अपने पास खींचते हुए झुककर उसके कान में बोला, जब तक मेरी मर्जी। ये सुनते ही प्रियांशी हल्का सा मुस्कुरा दी। अचानक ध्रुव की नजरें वापस से एंट्रेंस की तरफ गई और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अब रूहानी वहां से आ रही थी, जिसका एक हाथ राजवीर ने पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ झील ने। जैद ने जैसे ही रूहानी को देखा, उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। कुछ पल में रूहानी भी जैद के साथ मंडप में थी। जैद जोकर रूहानी के कान में बोला, फाइनली ये दिन आ गया। रूहानी मुस्कुराते हुए बोले, कई सारी प्रॉब्लम्स के बाद। ये सुनते ही जैद हल्का सा मुस्कुरा दिया। कुछ पल में वो चारों मंडप में बैठे हुए थे और शादी शुरू हो चुकी थी। झील ये सब कुछ देखते हुए मुस्कुरा रही थी कि तभी राजवीर ने उसे पीछे से हग किया और उसके कान में बोला, कुछ याद आया? झील धीरे से बोली, हमारी शादी वो बात अलग थी। जब तुमने मुझसे शादी की थी तब मैं अपने होश में नहीं थी और हमारी फर्स्ट नाइट पर भी अपने होश में नहीं थी। बोलते हुए झील दूसरी तरफ देखने लगी। राजवीर उसके कान में बोला, पर मैं तो होश में था जान। झील मुस्कुराते हुए बोले, आई नो, अब तुम मुझे इस चीज को लेकर बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। उसके बाद सुन। राजवीर ने बिना कुछ बोले बस उसके फोरहेड पर किस किया और फिर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर में कन्यादान के लिए राजवीर और अभिनव को बुलाया गया। उन दोनों ने रूहानी और प्रियांशी का कन्यादान किया। इसके बाद फेरों की रस्म शुरू हो गई। धीरे धीरे शादी के रस्में आगे बढ़ रही थी। वही अभिनव जो ये सब देख रहे थे, उनकी आंखें नम थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्रियांशी की शादी वो ऐसे दिखेंगे, पर जो नहीं सोचते अक्सर वही तो होता है और आज वही हो रहा था। थोड़ी देर बाद शादी की सारी रस्में हो चुकी थी। प्रियांशी चारों तरफ देखते हुए बोली, पापा कहाँ चले गए? ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, ये इंसान इतनी। प्रियांशी बीच में बोली, ध्रुव। ये सुनते ही ध्रुव एकदम चुप हो गया और उसने प्रियांशी को देखा, जो अपने घूंघट से उसे घूर रही थी। ध्रुव आई रोल करते हुए बोला, ओके, मैं कुछ नहीं बोल रहा। प्रियांशी धीरे से बोली, तुम कुछ नहीं बोले, लेकिन मुझे मेरे पापा से मिलना है। बोलते हुए चारों तरफ देख रही थी, तभी नूर उसके पास आकर उसके कान में बोली, मिस्टर शर्मा बैकयार्ड की तरफ है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वो यहाँ पर नहीं आएंगे। ही इज नॉट फीलिंग गुड, एक बार जाकर मिल लो। प्रियांशी धीरे से बोली, ओके मासी। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। नूर ध्रुव को देखकर बोली, इतना रिएक्ट नहीं करते हैं ध्रुव। मिस्टर शर्मा प्रियांशी के पापा हैं, उन्होंने उसे पाला है। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, ओके फाइन, मैं कुछ नहीं बोल रहा। वही रूहानी इस वक्त मुस्कुराते हुए राजवीर के साथ बातें कर रही थी। तभी उसकी नजर ध्रुव पर गई और वो धीरे से बोली, ये मेरा ही भाई है, मुझे लगता नहीं है। बोलकर वो सीधा ध्रुव के पास चली गई। ध्रुव नूर को कुछ बोल रहा था कि तभी जैसे उसने रूहानी को देखा, वो उससे बोला, तो तुम्हें मेरे पास आने का टाइम मिल गया। रूहानी उसके सामने रखकर बोली, तुम्हें टाइम नहीं मिलता है मेरे पास आने का, तुम कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हो। ध्रुव कुछ पल रुक कर बोला, रहना पड़ता है। ये सुनते ही रूहानी बुरी तरह चिढ़ गई थी। वो कुछ बोलती कि तभी नूर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बस आज ऐसा रिएक्शन नहीं देना है, ओके रिलैक्स। रूहानी आई रोल करते हुए बोली, मैं कुछ नहीं बोल रही। इतना बोलकर वो एकदम से ध्रुव के सीने से लग गई, जो अपने बिना कुछ बोले सर झुकाकर रूहानी के फोरहेड पर किस की और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उन दोनों को ऐसे दिखते ही वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे सभी मुस्कुरा दिए। वही प्रियांशी सीधे बैकयार्ड में गई। उसकी नजरें अभिनव की तरफ चली गई, जो कि यूं ही खड़े बस चांद की तरफ देख रहे थे।
प्रियांशी धीरे से बोली, पापा। ये सुनते ही अभिनव ने मुड़कर प्रियांशी को देखा और वो हल्का सा मुस्कुरा दिए। अभिनव ने प्रियांशी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें पता है प्रिया, बचपन में आप हमेशा बोलती थी कि शादी में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या मजा आता है इतनी हैवी हैवी कपड़े पहनकर? प्रियांशी मुस्कुराते हुए बोली, बचपन था पापा, कुछ भी बोलती थी। अभिनव उसके तरफ बढ़ते हुए बोले, और आज सच में लगता है कि वो बचपन ही था, कुछ भी बोलती थी, क्योंकि आज आप अपनी शादी से बहुत खुश हो और मैं आपके लिए खुश हूं। प्रियांशी धीरे से बोली, पापा वाप। अभिनव बीच में बोले, नहीं, कुछ भी नहीं। अब तो तुम्हारे बिना रहने की आदत हो गई है, अब और हो जाएगी, क्योंकि अब शायद ही तुम कभी मुझसे मिलो। ये सुनते प्रियांशी ने एकदम से अभिनव को हक किया और धीरे से बोली, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही हूँ पापा, और आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकती। यू आर माई पापा, ओके। अभिनव उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, तुम्हें खोने से डर लगता है, मुझे तुम ही इकलौती हिस्सा हो, सब कुछ हो, मेरी फैमिली हो प्रिया। कुछ भी करना पर हमेशा मुझे याद रखना। हर रोज मिलने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन एक कॉल हफ्ते में भी एक बार चलेगा। प्रियांशी धीरे से बोले, बंद करो वरना अभी मैं रोने लगूंगी। ये सुनते ही अभिनव झट से बोले, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं पसंद। शादी वाले दिन रोना, आई डोंट लाइक इट। रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलते हुए उन्होंने प्रियांशी को खुद से दूर किया और उसके चेहरे को देखने लगे। प्रियांशी को देखकर लग रहा था कि वो अभी रो देगी। अभिनव उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोले, माय प्रिया इज वेरी स्ट्रांग गर्ल राइट। प्रियांशी धीरे से बोली, हाँ, सबसे ज्यादा स्ट्रांग। अभिनव मुस्कुराते हुए बोले, बस फिर मेरी प्रिया बिल्कुल भी नहीं रोएगी। ये सुनते ही प्रियांशी हल्का सा मुस्कुरा दिया और वो फिर से अभिनव को हक करके सबकने लगी। अभिनव गहरी सांस लेकर बोले, मैंने कहा नहीं रोना। प्रियांशी धीरे से बोली, पर आ रहा है तो मैं क्या करूं? अभिनव कुछ पल रुक कर बोले, रूहानी रो रही थी क्या जो तुम्हें इतने आंसू आ रहे हैं? प्रियांशी एकदम से अभिनव से अलग होकर बोली, वो यहीं पर रहने वाली है, लेकिन मैं तो। अभिनव बीच में बोले, बस कुछ भी नहीं बोलना, अब हम वापस चलते वरना वो वैम्पायर किंग यहाँ पर आ जाएगा। ये बोलते हुए कि मैं उसकी जहनसीब को अपनी बातों में उलझा कर बैठा हूँ। प्रियांशी झट से नहीं बोली, पापा। अभिनव कुछ पल रुक कर बोले, इंसान जरूर हूं, लेकिन लोगों की नीयत समझ में आती है। मुझे कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ तुमसे मतलब है और तुम मुझसे मतलब रखती हो, बात इतनी है। अभिनव की इस बात पर प्रियांशी कुछ नहीं बोल पाए। कुछ पल बाद अभिनव प्रियांशी का हाथ पकड़कर उसे में एरिया में लेकर गए जहां पर सभी लोग अब खाने के लिए बैठे हुए थे। वहां पर टेबल्स लगी हुई थी। अभिनव प्रियांशी के साथ एक टेबल पर बैठे और फिर उसे देखते हुए बोले, बस आज रात यहाँ पर रुकूंगा और कल सुबह मैं घर वापस जा रहा हूँ। प्रियांशी कुछ सोचते हुए बोली, पापा आप ऐसे नहीं जाएंगे। कल सुबह सबसे पहले मैं आपके साथ चलूंगी। मुझे आपके घर के प्रोटेक्शन का ध्यान रखना होगा। मैं कोई चांस नहीं ले सकती। अगर वो वेरोनिका एक बार आ सकती है तो दोबारा भी आ सकती है। अभिनव कुछ बोलते कि तभी ध्रुव वहां पर आकर बोला, जहनसीब कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं बोलते हुए वो प्रियांशी के पास वहीं बैठ गया। प्रियांशी धीरे से बोली, वो मैं पापा के साथ बातें कर रही थी। ध्रुव एक नज़र अभिनव को देखकर बोला, वो मुझे पता है, इसीलिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। खाना खा लो, ओके। उसके बाद हमें और भी कई चीजें करनी है। ये सुनते ही प्रियांशी ने एकदम से अभिनव को देखा और फिर वो चुपचाप खाने लगी। वही जैद रूहानी को खुद अपने हाथों से खाना खिला रहा था और उनकी टेबल पर आगद और दक्षित बैठे हुए थे। दक्षित चारों तरफ देखते हुए बोल, फाइनली मेरे दोनों भाई की शादी हो गई है और मैं अच्छी खासी बैचलर लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। रूहानी झट से बोली, ज्यादा दिन तक नहीं होगा, कुछ दिनों की बात है, क्या पता तुम्हारी लाइफ में भी कोई आ जाए। दक्षित झट से बोला, मुझे नहीं चाहिए कोई, मैं अकेले बहुत खुश हूँ। आई डोंट नीड एनीवन। आगद कुछ पल रुक कर बोला, एग्जैक्टली, ये अपनी पार्टनर कहाँ से लेकर आएगा? इसे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मुझे तो मेरी बहू देखनी है। आई मीन नूर को, और मुझे हम दोनों को देखनी है। दक्षित झट से बोला, डैड एक टिपिकल डैड की तरफ बिहेव करना बंद कर दो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और बहू सीरियसली ये शब्द सुनने में भी नहीं अच्छा लग रहा। और आपका बेटा काफी नहीं है क्या? आगद मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनते दक्षित के स्माइल एकदम से गायब हो गई। वही उसका ऐसा रिएक्शन देख रूहानी को हंसी आ गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।
अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।